ये चौहान सरदार बैठे पिछले 450 साल में आपके मेरे हम सब जाति समाज के पूर्वजों ने भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए और इस देश में सनातन बचा रहना चाहिए, इसके लिए अपने शीश दान किए, अपने हंसते हंसते अपने पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया। वो भगवान राम का मंदिर जिसको आजादी के बाद बनने से इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोका, झूठे न्यायालय में एफिडेविट दायर किए, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का पाप किया, कहा कि भगवान तो तुलसीदास जी ने कहानी में लिख दिए हुए नहीं थे। वो राम जी का मंदिर 450 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनके संयोजन में अयोध्या जी में बन करके तैयार हो रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन। मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं, उस दिन भारत में नहीं, इस सनातन का सम्मान करने वाला व्यक्ति अगर दुनिया में कहीं भी रह रहा होगा, वो घी के दीपक जला करके उस दिन तीसरी दिवाली मनाएगा। और चौथी दिवाली गरीब के घर में रोशनी करने वाले साधारण गरीब व्यक्ति जो पिछले 60-65 साल से मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए, आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसकी विकास की राह देखते देखते आंखें पथरा गई थी, जिसको अविश्वास होने लगा था एक समय पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कि जिस लोकतंत्र को हजारों हजार कुर्बानियां देकर के, हजारों लोगों ने फांसी के फंदे पर झूल करके, हजारों लोगं ने को जेलों में यातनाएं सह करके, हजारों लोगों ने अपने सीने पर गोली खा करके, हजारों लोगों ने कोड़ों की मार सह करके जिस आजादी को प्राप्त किया था, क्या वो आजादी गरीब के कल्याण के उपयोग में आ रही है कि नहीं, लोगों को अविश्वास होने लगा था। उस गरीब की चिंता करते हुए, उस गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीब को घर देना, 4 करोड़ लोगों को घर देकर देश में 11 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बना करके माताओं बहनों की गरिमा को, सम्मान को सुस्थापित करके उसकी रक्षा करते हुए, गरीब के घर में, देश के 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाकर, देश के 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के घर में धुएं से मुक्ति दिला करके गैस का चूल्हा पहुंचा करके, देश के करोड़ों गरीबों को चिकित्सा के डर के खर्च के डर से मुक्ति दिला करके, गरीब को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल करके देश में 11 करोड़ लोगों को सम्मान के साथ जीने का पिछले 9 साल में अधिकार देने वाले, ऐसे गरीबों के घर में दिवाली लाने वाले नरेंद्र मोदी जी मई में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उस दिन हम चौथी दिवाली मनाएंगे मित्रों, चौथी दिवाली। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको 4 बार दिवाली मनाने का अवसर मिला। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पहले देश जिस अवस्था में था, जिस तरह के हालात देश में थे, लूट मची थी, धरती के अंदर कोयले से लेकर के आसमान में हेलीकॉप्टर तक और आकाश में मोबाइल की तरंगों तक बेचने में जिस तरह के भारत के संसाधनों की बंदरबाट हुई थी, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे, तब आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार के रूप में देश के सिंहासन पर बैठाया था। और उसके बाद एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, किसान की खुशहाली बढ़ने लगी, और दूसरी तरफ देश का सम्मान पूरे विश्व में स्थापित हुआ, पूरे विश्व में। आज भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल गया। वो अमेरिका जो कभी मोदी जी को वीजा नहीं देता था ना, उसके राष्ट्रपति पीछे दौड़ करके आकर के ऑटोग्राफ मांगने लगे। परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारा सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? वो भारत जिसके सैनिकों के गले काट करके ले जाते थे, लकड़ी के डंडे पर बांध करके हमारे मृत बीएसएफ के सिपाहियों की हत्या करके उनको उठा करके जानवरों की तरह ले जाते थे, आज भारत की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं होती। एक घटना जब होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और दूसरी घटना होने के बाद में बालाकोट में हवाई जहाज जाकर के जिस दिन बम गिराते हैं ना, उस दिन पूरी दुनिया के सामने यह संदेश जाता है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये बदलता हुआ भारत है।
अब ये भारत इसके विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि को, चाहे वो देश की धरती से हो या देश के बाहर किसी धरती से हो, देखने की जरूरत जो करेगा उसको निस्तनाबूद कर देंगे। ये संदेश देने वाला भारत है। हम धरती से लेकर के चांद तक पहुंच गए। चांद पर आज भारत का झंडा लहरा रहा है। सूरज का अध्ययन करने के लिए हम सौरमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। आज भारत जमीन से लेकर के आसमान तक सब तरफ चाहूं और भारत का जयघोष दिखाई दे रहा है। और दुनिया के देश के नेता जब भारत में अभी G20 में आए थे, तो भारत की बदलती हुई तस्वीर को देख करके उनकी आंखें चुंधिया गई कि ये बदलता हुआ भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, उस इंग्लैंड को पछाड़ करके, जिस इंग्लैंड ने 200 साल तक हमको गुलाम रखा, बना करके रखा, यात्राएं दी, उसको इंग्लैंड को पछाड़ करके आज हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। और जर्मनी और जापान को पछाड़ करके अगले 2 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 3री आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। भारत बदल रहा है, लेकिन बदलते हुए भारत में हम अपने घर की तरफ उठा करके देखें तो मारवाड़ में एक कहावत होती है, आपके यहाँ होती है कि नहीं मुझे पता नहीं, मोरियो पगा हमें देखें जना रोया करे, होती है कि नहीं होती है? जब हम अपने राजस्थान की तरफ देते हैं तो आंख में आंसू आते हैं। वो राजस्थान जो आदरणीय वसुंधरा जी के राज के समय पिछले 5 साल 13 से 18 के बीच दिल्ली में मोदी जी की सरकार थी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की गवर्नमेंट थी। तब राजस्थान देश की सरकार की सब योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में, धरातल पर उतारने में देश में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आता था। इससे नीचे कभी नहीं गया। चाहे सड़क बनानी हो गांव-गांव तक, चाहे बैंक के खाते खोलने हो, चाहे गरीब का घर बनाना हो, गैस का चूल्हा देना हो, हर योजना को धरातल पर उतारने में जो राजस्थान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आता था, उस राजस्थान को नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर पहुंचाने का पाप जिस सरकार ने किया, उस 5 साल के हालात को देखते हैं तब रोना आता है। मित्रों, हमको तुलना करनी पड़ेगी। हमने एक वोट ठिकाने पर दिया, एक वोट सही जगह पर दिया, एक वोट बुद्धि के जगह उपयोग करके दिया, जाति धर्म इन सब के ऊपर उठ करके देश के नाम पर पहला वोट दिया, तो देश ने परिवर्तन देखा, गरीब ने परिवर्तन देखा, बदलते हुए देश को हमने देखा। एक वोट आपने ठिकाने पर दिया, राम मंदिर बना। एक वोट आपने ठिकाने पर दिया, सही जगह पर दिया, वो 370 की कलम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। जिस 370 के कारण से शायद अलवर जिले का, राजस्थान का कोई भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां भारत का भी रक्षा के लिए, उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए हमारे परिवारों के बच्चों ने, किसी ने एक बेटा नहीं खोया होगा। हर गांव में कहीं ना कहीं मूर्ति लगी हो। और उसके बाद एक वोट आपने सही जगह पर दिया, तब हमने देखा कि सामान्य वर्ग के लोगों को बराबरी का हक देने के लिए, जो कहीं ये सापा धापी में जमीनें बिक गई, नाम के हम सब लोग जागीरदार रह गए, हम नाम के सब लोग जोशी जी रह गए, नाम के सब लोग महाजन रह गए, लेकिन विकास की दौर में पिछड़ते गए, आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, बिना किसी घोषणा पत्र में लिखे हुए, बिना किसी घोषणा के, इन सामान्य वर्ग के लोगों को बिना किसी के हितों के साथ में छेड़छाड़ किए हुए, समझौता किए हुए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने वाला एक वोट आपका था। ऐसी में आप बहुत सारी कथाएं बता सकते। एक वोट आपने सही जगह पर दिया, देश बदलता हुआ आपने देखा, और एक वोट गलत जगह पर दे दिया। पिछले 5 साल में, 5 साल पहले किसान भुलावे में आ गया था कि कर्ज माफी होगी, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहां इतने किसान बैठे, किसी का कर्ज इस सरकार ने माफ किया? किसी का कर्ज इस सरकार ने माफ किया? मैं मीडिया के मित्रों से कहूंगा, पीछे उठ करके हिलते हुए हाथ दिखाइए, इंकार करते हुए हाथ दिखाइए कि किसानों के साथ में धोखा हुआ है। इन युवाओं के एक वोट गलत दिया। इन युवाओं को वादा किया था कि 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी देंगे। भाई किसी को भत्ता मिला क्या? मुझे याद आता है जब 2018 का चुनाव बीता था, हम सरकार से बाहर हो गए थे। जोधपुर में जो मेरा घर है, घर के बाहर कोने पे एक बैंक है। मैं घर से बाहर निकला, बैंक के बाहर मोहल्ले के 15-20 बच्चे खड़े थे, लड़के लड़कियां युवा बच्चे खड़े थे। मैं टाबरान पूछो, भाई गाड़ी रुकवाई?
मैं पूछो भाई अठे आज बैंक का असामी की करूँ कोई लॉटरी खुल गई तो कि नहीं भाई साहब, गहलोत साहब ने हमको कहा है कि 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हम सब बीए पास हैं, हम खाता खुलवाने के लिए आए, कब हमारे खाते में पैसे आएंगे। तो मैंने कहा भाई देखो मानने लागे तो है कि भरोसारी भैंसिया पाटा लाया पर फिर भी तुमको लगता है तो खाते तो खुलवा लो, कहीं मेरी जरूरत हो तो बताना। खाते खुले, लोकसभा के चुनाव आए 3-4 महीने बाद। चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीती। 25 के 25 सीटों पर कांग्रेस का समूल नाश कर दिया। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान की जनता ने ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया। कोई 2-1 महीने निकले होंगे, जून जुलाई का महीना होगा, मैं फिर जोधपुर गया था। घर से निकला तो बैंक के बाहर उसमें से 8-10 फिर खड़े थे। मुझे लगा शायद अब की बार पैसे आ गए होंगे, अशोक जी के समझ में आ गया होगा कि भाई पिछले बार वोट जो है टाइम पे नहीं किया तो बच्चे नाराज हो गए तो उन्होंने उठा करके पटक दिया, तो अब तो शायद कुछ दे दिया होगा। तो मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने पूछा क्या भाई मिठाई विठाई खिला रहे हो क्या, क्योंकि मुझे लगता था कि वो 3,500 रुपया उनके खाते में आएगा तो कम से कम मोबाइल रिचार्ज के लिए तो घर वालों से नहीं मांगने पड़े, परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए भी घर वालों से नहीं मांगने पड़े, परीक्षा देने जाने के लिए भी घर वालों से नहीं मांगने पड़े। लेकिन उन्होंने दर्द के साथ में कहा भाई साहब पैसा तो नहीं आएगा। 1,000 रुपया जो बैंक का खाता खुलवाने के लिए जमा कराया था, 3-3 महीने में उसमें से 50-50 रुपए कट रहे हैं, इसलिए 900 बच गए, इसलिए और नहीं कटे, हमको समझ में आ गया, इसलिए वापस लेने की। ये युवाओं के साथ में एक वोट आपने गलत जगह दिया, धोखा हुआ, और 70 लाख राजस्थान के युवाओं के अरमानों पर पानी फेर दिया गया। हम सब लोग, मैं भी साधारण परिवार में जन्मा हूं, आप ही के जैसे परिवार। माँ बाप पेट काट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते, पेट पर गांठ बांध करके अच्छे स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ट्यूशन कराने के लिए भेजते हैं, कोचिंग सेंटर में भेजते हैं कि हमारा बेटा नौकरी लग जाएगा, थानेदार बनेगा, आरएएस बनेगा, आरपीएस बनेगा, डिप्टी एसपी बनेगा, और कोई अधिकारी बनेगा, बड़ा मास्टर बनेगा, हेडमास्टर बनेगा, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनेगा, सेकंड ग्रेड टीचर बनेगा, पटवारी बनेगा। सपने संजोते हैं। बेटा भी जब स्कूल में बाहर जाकर कोचिंग सेंटर में पढ़ता है, कच्ची पक्की खाता है, आधी अधूरी खाता है, रात रात भर जाग करके पढ़ाई करता है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद में जब रिजल्ट आता है, परीक्षा देने जाता है, उस दिन शाम को पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। एक वोट आप लोगों ने गलत दिया, 17 बार इस राजस्थान में पेपर लीक करने का षड्यंत्र और पाप हुआ। और पेपर लीक हुआ तो हर बार क्या हुआ, हर पेपर लीक के समय में गहलोत साहब ने पहले पेपर लीक हुआ तो कुछ बोले, मैं तो उसी शहर का हूं, जो बोलते हैं मुझे पता रहता है, और उनका बोला हुआ सिर्फ मुझे ही समझ में आता है, आधे लोगों को तो समझ में भी नहीं आता। मेरा तो रोज काम पड़ता है 30 साल से, इसलिए मुझे तो समझ में आता ही है, और हम तो आमने सामने राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मुझे समझना पड़ता भी है। पहले तो बोले नहीं, 3-4 बार लीक हो गए तो बोले कि एक बार गुजरात में भी लीक हुआ था, 5वीं बार लीक हुआ तो बोले एक बार उत्तर प्रदेश में भी लीक हुआ था, 6ठी बार लीक हुआ तो बोले कि 10 साल पहले जो है यूपीएससी का पेपर लीक हो गया। तो मैंने कहा भाग भरे, अभी टाइम तो थारी सरकार होती यूपीएससी। 7वीं 8वीं बार लीक हुआ तो बोला कि अब हम जांच कराएंगे। 9, 10, 11 बार लीक हुआ तो बोला कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, कठोर कानून बनाएंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17 बार लीक हुआ, तब राजस्थान के युवाओं ने अपना आक्रोश दिखाया। सारी तरफ राजस्थान में आंदोलन खड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया, इन पत्रकार मित्रों ने भी निर्भीक होकर के सहयोग दिया, तब जांच शुरू हुई, और अभी तो केवल 2 कदम चली है। वो गहलोत साहब बार बार कहते थे इसमें न कोई अधिकारी लिप्त है, न कोई राजनेता लिप्त है, जांच पहले कदम चली, वो आरपीएससी, जिसके लिए हम सोचते थे कि ये निष्पक्षता के साथ काम करती है। देश में इतिहास बना, पहली बार भारत में आरपीएससी का नहीं, किसी भी लोक सेवा आयोग का कोई भी सर्विंग मेंबर, कुर्सी पे बैठा हुआ मेंबर जेल गया, मुंह काला कर दिया आरपीएससी। और उसके बाद उसके घर वालों ने क्या कहा कि हम तो पैसे दे के आए थे। तो क्या राजस्थान के बच्चों को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि वो पैसे किसने दिए थे और किसने लिए थे? और उसके बाद
इस सरकार का एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति लाखों रुपए के लेते हुए लेकर के पेपर लीक और नौकरी में दिलाने के षड्यंत्र के साथ में पकड़ा गया। 70 लाख युवाओं के सपनों को चूर चूर करने और उनके बुजुर्ग माता पिता, गरीब माता पिता के अरमानों पर चोट करके उनको कांच के महल की तरह बिखेरने का पाप जो है, आपने एक वोट गलत दिया, उसके कारण से इस सरकार ने किया। और उससे आगे बढ़कर के उस राजस्थान की जिसकी पहचान महिलाओं के सम्मान से होती थी, यहां जितने लोग सामने बैठे हैं उनके बुजुर्गों ने इस देश में माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं अपना बलिदान किया होगा। इस राजस्थान के लिए तो कहते हैं कि धर्म और ध्वजा, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, इन सब की रक्षा के लिए राजस्थान में इतने बलिदान हुए हैं कि एक कवि ने लिखा है कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, पग भरता मन में डर डर उठे और रंग रंगीलो राजस्थान। हर पांव पर कहीं न कहीं सूरों की देवली, हर पांव में कहीं न कहीं, हर कदम पर कहीं न कहीं सती का थान है। माताओं बहनों ने अपने आप को, अपने प्राणों को अग्नि में समर्पित कर दिया, जल में समर्पित कर दिया। ये वो राजस्थान था कि मेरी मृत देह पर भी कोई अपवित्र हाथ लगा करके अपवित्र न कर सके। ये राजस्थान जिसकी पहचान मीराबाई से थी, कर्माबाई के खींच से थी, कालीबाई के बलिदान से थी, रानी आड़ी के बलिदान से थी, पन्ना और घोड़ाधाय के बलिदान से थी, उस राजस्थान की पहचान बिगाड़ करके, राजस्थान के मुख पर कालिक पोत करके राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप आपने एक वोट गलत दिया ना, उसके कारण से इस सरकार ने किया। देश में सबसे ज्यादा बलात्कार, 2 लाख माताओं बहनों के साथ में अपमानजनक व्यवहार इस राजस्थान में। राजस्थान को अपराध की राजधानी बनाया, राजस्थान को माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया। अलग अलग तरह के माफिया राजस्थान में पैदा हुए, कोई पत्थर माफिया, कोई अवैध जो है खनन का माफिया। कहीं भरतपुर में पहाड़ के पहाड़ अवैध रूप से खोदे जा रहे थे, बजरी नदियों से निकाल करके अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। शराब का माफिया यहां काम कर रहा था, डीजल का माफिया यहां काम कर रहा था, और उसके अलावा व्यापारियों व्यवसायियों को लूटने के लिए रंगदारी का नंगा नाच राजस्थान में हुआ। बंदूकों के गोलियां चला करके, 2 पैसे कमाने वालों को डरा करके, धमकियां देकर के, अवैध वसूली करने वालों के भरोसे हवाले इस राजस्थान को करने का पाप जो है, हमने एक वोट गलत दे दिया, उसके कारण से इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। हमको अब सोचना पड़ेगा। अब की बार हमारे पास गलती सुधारने का मौका है। देखो, पहले राजा रानी के पेट से जन्मता था, अब राजा पेटी से जन्मता और हम जन्माते हैं। हम पैदा करते हैं रानी को, राजा को, हम पैदा करते हैं हमारे गांव का सरपंच कौन होगा, हम तय करते हैं कि हमारे पंचायत समिति का प्रधान कौन होगा, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, हमारा विधायक और विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री कौन होगा, इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको हम तय करते हैं, एक वोट देकर। इतना गंभीरतापूर्ण काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। और उसके बाद जिस तरह के हालात राजस्थान में इन्होंने किए, तुष्टीकरण के चलते हुए देवों के मंदिर तोड़े गए, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए, भगवान राम के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए हमारे पासी में, करौली में याद है कि नहीं, भीलवाड़ा में दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, और उन दंगों में हर ऐसी घटना में ऐसा तुष्टीकरण का नंगा नाच करते हुए ऐसी ताकतों को संरक्षण देने का काम किसने किया? आपके अलवर में शिवालय को ड्रिल मशीन लगा करके तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? और उस सरकार ने जिसने उनको ऐसे आतताइयों, अलगाववादियों को ऐसी ताकतों को संरक्षण दिया, जांच में संरक्षण, गिरफ्तारी में उनको तुष्टीकरण, मुआवजे में तुष्टीकरण, जमानत में तुष्टीकरण, कार्रवाई में तुष्टीकरण, ये सारे तुष्टीकरण किए। तब ऐसे नाग पैदा हुए कि उन्होंने उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर का गला काट करके सिर धड़ से अलग कर दिया। एक वोट गलत दिया, तब इतना दुष्परिणाम हुआ है। अब की बार सोच करके वोट देने की आवश्यकता है। और ये चुनाव साधारण विधायक चुनने का चुनाव नहीं है मित्रों, ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये विधायक का चुनाव होना होता तो शायद मेरे जैसे आदमी को आपके बीच में आकर के, आपको रात को, इस ठंडी रात में, अंधेरी रात में आकर के आप लोगों को कष्ट नहीं देना पड़ता। ये चुनाव न जाति का चुनाव है, न धर्म का चुनाव है, ये चुनाव इस राजस्थान के भविष्य का चुनाव है, राजस्थान के किसानों के भविष्य का चुनाव है, राजस्थान के युवाओं के भविष्य का चुनाव है, राजस्थान के माताओं बहनों की सुरक्षा का चुनाव है। और ये चुनाव इन सबसे ऊपर उठ करके, इन तुष्टीकरण वाली ताकतों को पराजित करके जो सनातन को समाप्त करने का सपना देख रहे हैं,
ऐसे लोगों को सबक सिखाने का धर्म युद्ध है, ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव धर्म युद्ध है। सब चीजों से ऊपर उठ करके केवल और केवल एक लक्ष्य कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित हो, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बने और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बना करके हम राजस्थान को देश की प्रगति का ग्रोथ इंजन, उसकी गाड़ी जो चल रही ना प्रगति की, उसका इंजन राजस्थान को बनाए। राजस्थान की प्रगति के पीछे पूरा देश प्रगति करे, ऐसी क्षमता राजस्थान में है। उस राजस्थान को खड़ा करने का चुनाव ये जो पाप अशोक गहलोत जी ने किया ना ईआरसीपी के नाम पर, बार बार मीटिंग बुलाई, मैं ठाकुर जी के मंदिर के सामने खड़ा हूं, 10 बार मैंने मीटिंग बुलाई, एक बार भी नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आए और हमारी बात को स्वीकार किया तो भारत सरकार ये योजना पूरी कर देगी। इसको लटकाने भटकाने का काम जिन्होंने किया, जिन्होंने पाप किया, इन 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों के कंठों के साथ, प्यासे कंठों के साथ जिन्होंने राजनीति की, जिन्होंने इन 13 जिलों के लाखों किसानों की जमीन सूखी जो है, उस सूखी जमीन के साथ में जिन्होंने राजनीति की करने का पाप किया, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, इस पूर्वी राजस्थान की जो गंगा पूर्वी राजस्थान में विकास की आने वाली थी, उसके सपनों को तोड़ने का काम, भटकाने का काम, पाप जिन्होंने किया, उनको बदलने का चुनाव है। मैं आज आपको जल शक्ति मंत्री भारत का होने के नाते जिम्मेदारी से कहता हूं, जब ये नहीं माने, गाली दे रहे थे, मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने निवेदन किया कि साहब ये मुझे गाली देते हैं, आपको भी गाली देते हैं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा घबराओ मत, नया रास्ता ढूंढो। मैंने नया रास्ता ढूंढना शुरू किया, देश भर के इंजीनियर्स को बिठा करके, जो अटल जी का सपना था कि नदी से नदी जोड़ना, पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को जोड़ करके इस पुरानी ईआरसीपी जो वसुंधरा जी के समय तैयार की गई थी, उस योजना के साथ मिला करके एक नई, उससे भी बड़ी योजना बना दी, 40,000 करोड़ रुपए की। और क्योंकि नदी जोड़ने की परियोजना है, मध्य प्रदेश में केन बेतवा जोड़ रही है, 90% पैसा भारत सरकार देती है। 40,000 करोड़ रुपए में राजस्थान के हिस्से में, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को लाभ होगा, 4,000 एमसीएम पानी मिलेगा। दोनों के हिस्से में कुल मिलाकर के आने वाला खर्च 4,000 करोड़ होगा, उसमें से राजस्थान के 2,500 करोड़ हिस्से में आएंगे, उस समय 1,600 करोड़ खर्च हो गए, 800-900 करोड़ रुपए खर्च करके इस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों के घर में पीने का पानी अगले 30 साल तक निर्बाध रूप से आए, इसकी गारंटी देने की योजना मैंने बना दी। आप सबके खेतों में 7.5 लाख एकड़ जमीन इस पूर्वी राजस्थान की सिंचित हो। गंगानगर में, पंजाब में, हरियाणा में जैसे पानी आता है, वैसे 7.5 लाख एकड़ जमीन सिंचित हो, और उसके साथ साथ में इस पूरे क्षेत्र के 40 के लगभग बांध और बड़े तालाब भरे जाएं, ताकि जमीन का पानी रिचार्ज हो, किसान के ट्यूबवेल में वापस पानी आ जाए। इसको साथ उसके साथ में जोड़ करके राजस्थान के 700-800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वो योजना पूरी हो, उसको मैंने तैयार कर दिया। मैंने अधिकारियों को बुलाया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए राजस्थान के, मीटिंग में बैठे और उन्होंने कहा साहब इससे अच्छा काम राजस्थान के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं जाके मुख्यमंत्री जी से बात करके और उनको मना करके आता हूं। 15 दिन बाद में मुंह लटकाए हुए आए और बोला कि साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा आम काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन चुनाव आ रहे हैं सामने, इसलिए स्वीकृत नहीं कर सकते। जिनके लिए चुनाव प्राथमिक है, आपके कंठ से, आपके प्यास से ज्यादा चुनाव महत्वपूर्ण है, उन लोगों को सबक सिखाने का ये चुनाव है। और मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि आज ये संकल्प करिए। ये तो मान लीजिए कि आपको मैंने कह दिया है कि गारंटी कार्ड पे लिख करके दे सकता हूं, अगर आप लाओ तो अभी स्टाम्प पेपर पे लिख दो कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उस सरकार में अपना पैरोकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बोलो। अपना पैरोकार मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रामेश जी से मजबूत कोई मिलेगा क्या? अगर आप लोग भरोसा दिलाते हो कि रामेश जी को सब मिलकर के विजयी करोगे, देखो मेरी बात खराब मत होने दो। मैं आज आपके भरोसे पर यहां आया हूं और आप ही के भरोसे पर इतनी सरदारी बैठी, आप सबके भरोसे पर ये कह रहा हूं। अगर आप लोग ये वादा करते हो कि मेरी बात खराब नहीं होने दो, बोलो करते हो? पक्का वादा करते हो?
जो जो वादा करते हैं, हम भगवान के मंदिर के सामने बैठे हैं, अपने आप को रामेत यादव मान करके 25 तारीख तक निरंतर परिश्रम करेंगे। वो लोग हाथ खड़े करो, संकल्प की मुट्ठी बंद करो। जय श्री राम का उद्घोष करने से पहले हम ये तय करें कि 25 तारीख तक न हम जाति में बटेंगे, न धर्म में बटेंगे, न मजहब में बटेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके रामेत यादव को 1 नंबर पर विजयी करेंगे। और बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों के भरोसे पर मैं ये विजय का पटका पहना दूं क्या? पहना दूं क्या? पक्का पहना दूं?